हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इसमें हम टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 1 में पूछे गए हैं। और 26 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जीके जीएस का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। ठीक है, जो बच्चे 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम, तो उनके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है भाई। बाकी इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप क्लास को कंप्लीट देखिए ताकि आपको इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है वो इसी नाम से है, जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर के नाम से। यहाँ पे मैं क्लासेस की डेली अपडेट देता हूँ। ठीक है, और आप मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हैं इन्हें। पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर आंसर देखिए। तो और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं। और ये हमारी ना, देखो भाई, सेकंड लास्ट क्लास है, सेकंड लास्ट। इसके बाद एक क्लास और आएगी, फिर हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप जो बोलेंगे वो वाली सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। तो ये आपको बताना है। बहुत ही सही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो आप बताइए, जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है, बताइए आप, पहले कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए अपना। तो ये लिया गया है यूएसए से। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, अब दूसरे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए, आयरलैंड से लिया गए हैं हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि है पार्ट 4 में। ठीक है, और आर्टिकल कितने में आते हैं ये, तो आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक आते हैं डीपीएसपी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, आयरलैंड से हमने लिए हैं। फ्रांस से क्या लिया है हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में दे रखी हैं, प्रियम्बल में दे रखी हैं। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। यूएसए से यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी और फंडामेंटल राइट्स। और क्या लिया है हमने यहाँ से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और क्या लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ, जो रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। और यहाँ पे हमने जुडिशियल रिव्यू, ये हमने यूएसए से ही लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने यूएसए से ही लिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी ब्रिटेन से क्या लिया है हमने, देखिए बाईकैमरलिज्म, जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बाईकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री जो स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट है, वो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है वो हमने ब्रिटेन से ली है। बाईकैमरलिज्म और रूल ऑफ लॉ। और क्या लिया है हमने, बताइए। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म, बाईकैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सिटीजनशिप। तो ये हमने ली हैं ब्रिटेन से। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, आपसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना।
ऐसे ही एक्सप्लोर करेंगे हम ऑप्शंस को, ताकि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में हमसे और कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो भी हम सही कर पाएँ। तो विच स्टेट इन इंडिया वॉज द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो हरित क्रांति द्वारा भारत में सबसे अधिक परिवर्तन किस राज्य में हुआ था? तो आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था स्टार्ट, वो किस एरिया में हुआ था। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए, साउथ में तो हुआ नहीं था, तो केरल को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ था, तो हमारा हुआ था नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो वेस्ट बंगाल में भी नहीं हुआ था, ईस्ट में। तो तीनों हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा फोर्थ, पंजाब। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, पंजाब। तो देखिए, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन जो रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट कब हुआ था? तो 1966-67 में स्टार्ट हुआ था। और किस एरिया में स्टार्ट हुआ था? तो ये देखिए, पंजाब, हरियाणा, और वेस्ट जो है वेस्टर्न यूपी से स्टार्ट हुआ था। वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फर्टाइल लैंड थी और जो किसान थे वो भी काफ़ी ठीक ठाक थे, तो वो अगर कोई लॉस भी हो जाता तो वो झेल पाते। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी इसके सही था, अनुकूल था। जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स, जैसे हम वीट उगाना चाहते थे, वीट की जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहते थे, तो यहाँ ये वाला एरिया सबसे सूटेबल था। तो इसलिए हमने पंजाब, हरियाणा और जो है वेस्टर्न यूपी में गवर्नमेंट ने यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या था कि जो है वीट्स प्रोडक्शन, ग्रेन जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करना, फूड ग्रेन्स में इंक्रीज़ लाना। और यहाँ पे देखिए हाई यील्डिंग जो है वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन किया गया था। और यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर जो है इरिगेशन पे फोकस किया गया था, इरिगेशन और फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी यूज़ किया गया था, और पेस्टिसाइड्स और मॉडर्न मशीनरी का यूज किया गया था, मॉडर्न मशीनरी। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी सक्सेसफुल प्लान था जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो फूड ग्रेन्स में काफ़ी इजाफा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था फूड ग्रेन्स का जो है। ठीक है भाई, और इसके जो देखिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं इंडिया में वो कौन है? तो MS स्वामीनाथन। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से। ठीक है, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन यहाँ पे इंक्रीज़ किया था, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया था, पेस्टिसाइड्स का और मॉडर्न मशीनरी यूज़ की थी। तो हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, इजाफा हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं इंडिया में, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो ये है MS स्वामीनाथन, आपको याद रखना है। और अगर ऐसे आ जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कौन है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड? तो ये कौन है बताना है आपको। तो ये है नॉर्मन बोरलॉग। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द पॉइंट अंडर कॉलम A विद दोज अंडर कॉलम B। तो स्तंभ A के अंतर्गत बिंदुओं का स्तंभ B के अंतर्गत बिंदुओं के साथ मिलान करें। तो कॉलम A में दे रखा है सब फाइलम और कॉलम B में दे रखे हैं एनिमल। तो आपको देखना है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा भाई। तो हेक्सापॉड देखिए ये आता है, इसका जो एनिमल किस में आता है? तो मॉस्कीटो, हेक्सापॉड की कैटेगरी में आता है मॉस्कीटो। तो पहले का देखिए बी कौन से में है? तो फर्स्ट का बी फर्स्ट में ही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है, दो में है भाई पहले का जो बी है। तो इन दोनों को देखेंगे, बाकी इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है भाई, अब आगे देख लेते हैं। देखो सेकंड का क्या है? ए। तो सेकंड का क्रस्टासी, तो क्रस्टासिया में क्या है? तो ये है दाफिनिया। तो ये सेकंड का फर्स्ट
दाफिनिया। तो सेकंड का फर्स्ट, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी फोर्थ इसका आंसर है। और भी देख लो लीजिए आप, मायरिया पोर्ट। तो मायरिया पोर्ट का क्या है, जो मायरी पोड़ा है इसका है जूलस, और ये वाला है जो थर्ड का है जूलस, जो चैली सेर्टा, तो इसका है ये थर्ड वाला ऑप्शन। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो फोर्थ वाले का है सी, और थर्ड वाले का है डी, और सेकंड वाले का है ए, और फर्स्ट का है बी। तो ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे भाई, सब फाइलम्स जो एनिमल्स हैं, ठीक है। वैसे इसमें एलिमिनेशन का दो तो हम एलिमिनेट कर पाए थे, लेकिन तीसरा नहीं कर पाए थे। तो जब दो एक जैसे ऑप्शन हो तो आपको फिर आगे देखने पड़ेंगे और ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Which of the following parts of the mountains will receive the most rainfall from moisture laden winds? तो नमी से भरी हवाओं से पहाड़ के निम्नलिखित हिस्से में से किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होगी? तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में। ओरोग्राफिक ग्राफिक रेनफॉल, इसमें क्या होता है देखो भाई, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारे पहाड़ है ना, ऐसे माउंटेन होता है। तो यहाँ से मॉइस्चर लेती हुई हवा ऐसे आती है, और जब पहाड़ से टकराती है तो ऐसे ऊपर उठ जाती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऊपर उठेगी वो तो कोल्ड हो जाएगी और एक्सपेंड कर जाएगी, कोल्ड हो जाएगी और एक्सपेंड कर जाएगी। तो यहाँ पे जब कोल्ड होगी तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। मॉइस्चर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी वो हो जाएगी कम, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी बारिश इसी वाले एरिया में, ठीक है। इसे बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। और ये कौन सी साइड पे होती है, तो ये होती है विंडवार्ड साइड, और इस वाली साइड को बोलते हैं विंडवार्ड साइड, ठीक है। विंडवार्ड साइड, ठीक है। और जो दूसरी वाली साइड होती है, जब यहाँ से इधर एयर जाएगी क्रॉस करके, तो यहाँ पे इसके पास मॉइस्चर तो होगा नहीं, ना बारिश होगी, तो बहुत ही कम बारिश होगी या बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, इधर इधर की तरफ बारिश होगी ही नहीं। तो इसे बोलते हैं लीवार्ड साइड, लीवार्ड साइड, ठीक है। या रेन शैडो रीजन, शैडो रीजन, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और इंडिया में इसका एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट्स, इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो आंसर है हमारा विंडवार्ड साइड। तो ये इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं, और ऐसे आ जाए तो इसे विंडवार्ड साइड और इसे लीवार्ड साइड। जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे बिल्कुल उसे बोलेंगे लीवार्ड साइड, और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो उसे बोलेंगे विंडवार्ड साइड, ठीक है। इसी एरिया में बारिश होगी सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर एन इंटरनल जॉ की बात हो रही है यहाँ पे, इज़ यूज्ड टू मेजर। तो वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में एक आंतरिक जबड़े का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो किसे मापने के लिए किया जाता है, तो वो मापने के लिए किया जाता है देखो, इंटरनल डायामीटर ऑफ अ होलो सिलेंडर एंड पाइप्स। तो इंटरनल डायामीटर जो होता है, ऐसे जो पाइप्स होते हैं उनका, या फिर जो सिलेंडर होते हैं उनका इंटरनल डायामीटर हम माप सकते हैं किससे, वर्नियर कैलिपर से। ऐसे ऐसे बना देता हूँ मैं, थोड़ा स्ट्रक्चर सही नहीं बना। ऐसे ये जो पाइप्स होते हैं इनका इंटरनल डायामीटर, जो ये डायामीटर देखिए यहाँ से और यहाँ तक पूरा डायामीटर होता है, ये इसको डायामीटर बोलते हैं, ठीक है, व्यास बोलते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक ये होती है रेडियस, रेडियस, ठीक है भाई। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर के इंटरनल जॉ से। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। एक खोखले सिलेंडर और पाइप का आंतरिक व्यास मेजर कर सकते हैं इंटरनल जो होते हैं वर्नियर कैलिपर के। और वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट मतलब कितने सबसे कम मेजर कर सकता है ये, तो 0.01, ठीक है, सेंटीमीटर ये मेजर कर सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। डेप्थ ऑफ बीकर नहीं, ये डेप्थ नहीं मेजर कर सकता। स्मॉल बीकर की तो कर सकता है बट लार्ज की नहीं कर सकता। द लेंथ करेक्ट अप टू 1 mm, तो नहीं ये करेक्ट कर सकता है लेंथ कितनी, तो 0.0
0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। द लेंथ ऑफ रॉड एंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो नहीं, तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ। जो इंटरनल जॉ होते हैं वर्नियर कैलिपर के, वो इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, होलो सिलेंडर और पाइप्स, होलो की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है डियर एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। सांगपू, जमुना एंड जमुना आर अदर नेम्स ऑफ विच रिवर। तो सांगपू और जमुना किस नदी के अन्य नाम हैं? तो बताइए आप सोच के एक बार, किस नदी के नाम है ये? तो ये हैं भाई ब्रह्मपुत्रा के नेम्स। ठीक है। तो इसको सांगपू बोलते हैं तिब्बत में, जो है तिब्बत में बोलते हैं इसे सांगपू, तिब्बत में। ठीक है। और जमुना बोलते हैं इसे कहाँ पे? बांग्लादेश में। और ये निकलती कहाँ से है ब्रह्मपुत्रा? तो ये निकलती है आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर। ध्यान रखना है आपको, आंगसी ग्लेशियर तिब्बत में, कैलाश नियर कैलाश मानसरोवर, कैलाश रेंज जो है, रेंज, और कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती हैं ये। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्रा के बारे में। और देखिए इंडस जो निकलती है, इंडस के बारे में भी देख लेते हैं। बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है। कैलाश रेंज से निकलती है ये, कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर सरोवर लेक। ठीक है डियर एस्पिरेंट, डियर लर्नर, समझ आ रहा है? तो सिंधु जो है इंडस रिवर है, जो ये बोकरछू ग्लेशियर और कैलाश रेंज से निकलती है और मानसरोवर लेक के पास से। और इसको बोलते हैं तिब्बत में सिंगी खम्बाब। अब कहाँ लिखूँ मैं इसे? इसे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं इंडस को सिंगी खम्बाब, खम्बाब। ध्यान रखना है आपको। अब देख लेते हैं हम गंगा के बारे में। तो गंगा देखिए, ये कई रिवर से मिलके बनती है गंगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बद्रीनाथ होता है, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में एक सतोपंत ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है। यहाँ से निकलती है कौन सी रिवर? तो यहाँ से निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है। और यहीं पे इसके साइड में होता है केदारनाथ, केदारनाथ। और यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है? तो यहाँ पे है चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर। ठीक है। तो यहाँ से निकलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी। ये मिल जाती है इधर अलकनंदा में, यहाँ पे। इसके बाद देखिए जो है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, गोत्री ग्लेशियर। और ये है गोमुख, गोमुख। तो यहाँ से निकलती है भागीरथी, भागीरथी रिवर। ठीक है। और ये मिल जाती है यहाँ पे अलकनंदा में। तो यहाँ से देवप्रयाग में मिलती हैं ये, देवप्रयाग, प्रयाग। तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है भाई, यहाँ से गंगा। और इसके बाद इससे मिलती है यमुना। तो यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है यमुना। और ये है बंदरपुंछ जगह है, बंदरपुंछ, पुंछ। तो यहाँ से यमुना निकलेगी और फिर यहाँ इससे मिल जाएगी गंगा से। इसके बाद देखिए गंगा की जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं, गोमती, गंडक, घाघरा, कोशी, ये सब लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है भाई। और राइट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। और इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो है हुगली रिवर, हुगली रिवर। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली रिवर है, बाकी सोन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी ये इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और देखिए अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, तो ये जब बांग्लादेश में गिरती है, बांग्लादेश में जाती है, तो इसको बोलते हैं क्या? पद्मा। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो नर्मदा रिवर है, ये देखिए, ये नर्मदा रिवर जो है एमपी से निकलती है। और अमरकंटक जो है हिल्स हैं, अमरकंटक, अमरकंटक हिल्स जो है मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। ये सतपुरा जो रेंज पड़ती है ना, इधर ऊपर विंध्यान रेंज पड़ेंगी एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके नीचे सतपुरा रेंज, और सतपुरा की जो ईस्टर्न मोस्ट वो है
रेंज है, पहाड़ियाँ हैं, वो है मैकाल रेंज, और मैकाल रेंज में पड़ता है अमरकंटक, और अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा रिवर, और ये गिरती है कहाँ पे, ऐसे जो एरिया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बात। डियर लर्नर, समझ आ रहा है? खम्बात। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे गिरती है, आपको ध्यान रखना है, उनके बीच है, पहाड़ियों के बीच, विंध्यान और सतपुरा के बीच। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अरेबियन सी भी आ सकता है, और आपसे पूछ सकते हैं गल्फ ऑफ खम्बात, तो नर्मदा रिवर का आपको इतना ध्यान रखना है। अमरकंटक, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अब इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, यहीं से ही क्वेश्चन आ जाएगा, यहीं से पूछ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो आंसर है वो है ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम लॉन्च्ड by the Uttar Pradesh state government in 2023 to provide milk producers the facility of selling their milk at the reasonable price in villages through dairy cooperative societies। तो डेयरी सरकारी समितियों के माध्यम से दूध उत्पादकों को गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई नंद बाबा दूध मिशन योजना की लागत क्या है। तो लागत पूछ रखी है इन्होंने, तो इसकी लागत कितनी है, तो ये है ऑप्शन 4, 1000 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। करंट का क्वेश्चन है ये, 1 साल पुराना, तो मतलब 1 साल पुराना भी करंट पूछ लिया है इन्होंने। वैसे पूछता नहीं है एसएससी की आदत है भाई, 3 साल पुराना करंट अफेयर पूछेगा ये। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखा है मैंने जो 2023 का पूछा है, पिछले 1 साल का। ठीक है, वैसे आपको 2-3 साल का तो पढ़ना ही पड़ेगा, पुराना वाला करंट अफेयर्स की मैं लेके आ जाऊँगा एक क्लास। ठीक है, और जो एसएससी के करंट अफेयर्स में पूछे गए ना वो भी ले आऊँगा मैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात एंड महमूद लोदी जॉइंट राणा सांगा विद देयर फोर्सेस टू फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर। तो चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना के साथ राणा सांगा में शामिल हो गए थे। तो भाई ये बाबर के साथ युद्ध हुआ था इनका। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बाबर के साथ युद्ध किया था। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो युद्ध हुए थे। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का, तो वो हुआ था 1526 में। ठीक है, ये हुआ था बाबर का और प्लस वी वर्सेस इब्राहिम लोदी, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हुआ था पानीपत के बाद चंदेरी नहीं, इसके बाद खानवा का हुआ था, चंदेरी का तो बाद में हुआ था। खानवा का हुआ था 1527 में। देखिए आपको क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, 1527, तो ऐसे पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर खानवा के बाद हुआ था चंदेरी, तो ये हुआ था 1528 में। और फिर हुआ था घाघरा का, बैटल ऑफ घाघरा, तो ये हुआ था 1529 में। तो देखिए आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, पानीपत का 1526 में, खानवा का सब में वही ये बाबर था, और देखिए राणा सांगा और महमूद लोदी और हसन खान जो हैं, और मेदिनी राय, चंदेरी वाला मेदिनी राय के साथ हुआ था। तो ये इनका ध्यान रखना है, बाकी ऐसे पूछता नहीं है किस किसके बीच में हुआ था, मोस्टली ये पूछेगा आपसे क्रोनोलॉजी, पानीपत का कब हुआ, खानवा का कब हुआ, और चंदेरी का कब हुआ था, और घाघरा का कब हुआ था। ठीक है भाई, तो ये आपको बता दिए, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा आपसे। ठीक है भैया, डियर लर्नर्स, एस्पिरेंट्स, आ रहा है समझ, ध्यान रखना है आपको। बाकी देखिए मैं आपको एक बार इसकी क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। जो मुग़ल एम्पायर था, इसको आप याद रख सकते हैं भाजसा से, BHA, भाजसा। तो यहाँ पे आया था बाबर, फिर आया था हिमायूं, फिर आया था अकबर, फिर आया था जहांगीर, फिर आया था शाहजहां, और फिर आया था औरंगजेब। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये स्टार्ट और एंड किसका कब हुआ था इसका, तो 1526 में इसकी स्थापना हुई थी मुग़ल एम्पायर की, और 1707 तक ये
1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की। तो इसके बाद इसके वीक सक्सेसर्स रह गए थे, सक्सेसर्स थे वो रह गए थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट यहाँ तक इसकी क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, तो ये युद्ध या आपको याद रखने हैं, बैटल्स पानीपत की, खानवा की, चंदेरी की और घाघरा की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच सिंगर फ्रॉम द आसाम वॉज पॉस्ट्यूमसली अवार्डेड द भारत रत्न इन 2019। तो असम के किस गायक को 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आपको बताना है। तो ये थे भाई भूपेन हजारिका। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना है आपको, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और देखिए भारत रत्न जो 2024 के हैं वो 5 पर्सनैलिटीज़ को मिले हैं। ठीक है, और वैसे 3 पर्सनैलिटीज़ को मिलते हैं ये, बट इस बार एक्सेप्शनली 5 पर्सनैलिटीज़ को मिले हैं। तो ये देखिए स्टार्ट हुए थे 1954 में, और जो 2024 के मिले हैं वो 5 पर्सनैलिटी कौन कौन सी हैं, तो 2-3 मैं बता देता हूँ, बाकी 1-2 के आंसर आप देंगे। तो चौधरी चरण सिंह को और LK अडवाणी जी को। ठीक है, और एक पर्सनैलिटी और है जो है वो कौन है, देखो ये है चौधरी चरण सिंह, LK अडवाणी जी, MS स्वामीनाथन, एक है कर्पूरी ठाकुर। अब 5th पर्सनैलिटी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको रखना है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बेलूर मठ वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो बेलूर मठ की स्थापना ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने की थी, तो आपको बताना है ये। तो बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ये कब की थी, तो ये की थी 1897 में। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 में इन्होंने ही करी थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट एग्ज़ाम में। और स्वामी जो विवेकानंद जी हैं इनकी ही जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसी पे ही हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को। और इनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र दत्ता। ठीक है भाई, और इन्होंने देखिए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन जो हुई थी शिकागो में जो हुई थी 1893 में, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, और इनके जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस जी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो इनका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कास्टलिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो ये है चेस से संबंधित, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, शतरंज से संबंधित है कास्टलिंग। ठीक है भाई, डी गुकेश जो हैं बन गए हैं, गुकेश जी बन गए हैं वर्ल्ड चेस चैम्पियन, मास्टर बन गए हैं ये वर्ल्ड चेस चैम्पियन। और देखिए ये इनकी जो एज है वो 18 ईयर्स है, मतलब सबसे कम उम्र के हैं ये डी गुकेश। और ये चेन्नई से हैं, चेन्नई तमिलनाडु से। ऐसे पूछ सकता है आपसे कहाँ से हैं, तो ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं, और वर्ल्ड चेस चैम्पियन ये बन गए हैं 18 ईयर में। तो ध्यान रखना है आपको, सबसे कम उम्र के हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे, तो ये आपको बताना है। तो ये थे भाई गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इनके बारे में देख लेते हैं, तो 13 डेज तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। तो फॉलोइंग द डेथ ऑफ पंडित नेहरू
ही वॉज sworn इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 27 मई 1964 में, और फिर से दोबारा इन्होंने जनवरी 11 में 1966 में ही वॉज sworn इन एज प्राइम मिनिस्टर फॉलोइंग द डेथ ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री एट ताशकंद। तो पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद इन्हें 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर उसके बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उन्होंने फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ ली। तो टोटल 13 डेज का इनका कार्यकाल रहा था गुलजारी लाल नंदा जी का। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ विनर ऑफ 1 लाख कैश प्राइज, 1 लाख डॉलर है, 1 लाख डॉलर कैश प्राइज एज बेस्ट स्मॉल बिजनेसेस गुड फूड फॉर ऑल announced by the United Nations for providing inspiring, diverse and impactful solution in improving access to healthy and sustainable food। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्वस्थ और टिकाऊ भोजन तक पहुंच में सुधार के लिए प्रेरक, विविध और प्रभावशाली समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय सभी के लिए अच्छा भोजन के रूप में 1 लाख डॉलर नगद पुरस्कार का विजेता नहीं है। तो नॉट पूछ रहा है यहाँ पे, तो पतंजलि नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है भाई, पतंजलि को ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिला है। तो इसमें माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस की बात हो रही है। पतंजलि तो भाई काफ़ी बड़ा ब्रांड है ये। ठीक है, बेस्ट स्मॉल बिजनेसेस तो इन तीनों को मिला है, बाकी पतंजलि को नहीं मिला है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी इन तीनों का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, पतंजलि को नहीं मिला है। तो यही इसका आंसर है, नॉट पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन में नॉट का ध्यान रखना है, अलर्ट हो जाना है। डियर एस्पिरेंट्स, जग रहे हैं या सो रहे हैं आप, बताओ, बोर तो नहीं हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एट द 36th नेशनल गेम्स हसीका रामचंद्र वॉन 6 गोल्ड मेडल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में हसीका रामचंद्रा ने निम्नलिखित में से किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते। तो 36 नेशनल गेम्स की बात हो रही है और पूछ रहा है हसीका रामचंद्रन के बारे में। तो इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। किस में जीते हैं? तो वो जीते हैं स्विमिंग में। तो तैरने वाली कंडीशन में जीते हैं इन्होंने। ठीक है, स्विमिंग वाला जो स्पोर्ट्स होता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट एग्ज़ाम में कि हसीका रामचंद्रन एसोसिएटेड विद मैच द फॉलोइंग, आपसे ऐसे पूछ लेगा। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, स्विमिंग से है इनका एसोसिएशन और 6 गोल्ड जीते हैं। और देखिए जो 36 जो ये हुए थे भाई आपके कहाँ पे, तो ये गुजरात में हुए थे सर 36 नेशनल गेम्स, और 6 सिटीज़ में हुए थे गुजरात के में। वैसे ये 6 सिटीज़ के नाम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस गुजरात याद रख लें। और जो 37th है नेशनल गेम्स वो गोवा में, और 38 जो है वो उत्तराखंड में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो पूछ सकता है आपसे स्टेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। ये है उमायालपुरम। तो उमायालपुरम के शिवरामन एक इज़ एन एमिनेंट म्यूजिशियन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उमायालपुरम के शिवरामन एक प्रख्यात संगीतकार हैं जो निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। कई बार भाई ऐसा नाम आ जाता है कि वो प्रोनाउंस करना ना थोड़ा भारी हो जाता है ना, तो आप थोड़ा देख लिया करें यहाँ भी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मृदंगम। तो मृदंगम इसका आंसर है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। आपको नाम याद रखना है और इंस्ट्रूमेंट याद रखना है, पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट एग्ज़ाम में। वैसे ये मृदंगम जो है कम ही पूछा है, पहली बार ही देखा है मैंने ये इस शिफ्ट में, नहीं तो मृदंगम के बारे में कभी पूछा नहीं है। ज़्यादा मोस्टली सितार के बारे में पूछता है। तो सितार के हैं पंडित रविशंकर। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट।
तो मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को सैटेलाइट पोर्ट के रूप में विकसित किया गया था? तो आपको बताना है। तो जो मुंबई पोर्ट था उसके उसके जो प्रेशर है, उसका जो प्रेशर है उसे रिलीज़ करने के लिए, ठीक है, तो सैटेलाइट पोर्ट का निर्माण किया गया था। तो वो पोर्ट कौन सा था? वो था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। और न्यू मंगलोर पोर्ट तो ये है भाई आपका कहाँ पे? कर्नाटका में, कर्नाटका। और जो मोरमगांव पोर्ट है ये है गोवा में। और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ये है कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं इसे, कांडला पोर्ट। और ये है कहाँ? गुजरात में, गुजरात में। और ये है जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, मुंबई महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। नवा सेवा पोर्ट भी बोलते हैं शायद इसे, नवा सेवा पोर्ट, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। बाकी सैटेलाइट पोर्ट पे अगर क्वेश्चन आ जाए आपको तो ये ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द गवर्नमेंट रन आ डेफिसिट बजट? तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो यहाँ पे जो बजट डेफिसिट है वो किस कंडीशन में हो सकता है गवर्नमेंट का? तो यहाँ पे देखिए, ये गवर्नमेंट का वैन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रिवेन्यू। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर है इसका, क्योंकि जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो तब ये जो बजट डेफिसिट है ये हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर देखिए ज़्यादा हो जाता है, जितने हमारी कमाई है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए। तो मान लो मेरी कमाई तो है 100 रुपये और मैं खर्च कर रहा हूँ 150 रुपये, तो भाई 50 रुपये का तो मुझे डेफिसिट होगा ही ना। तो यही कंडीशन पूछ रहा है ये, बजट डेफिसिट कब होता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, खर्चे ज़्यादा करती है, रिवेन्यू कम होता है, तो ये कंडीशन होती है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बाकी और सारे ऑप्शन गलत हैं ये, ठीक है, पढ़ के देख सकते हैं आप, खुद ही समझ आ जाएगा आपको। तो एलिमिनेट करने ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं हमें अगर थोड़ा सा पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। रोटले पंडुंगा पंडुगा इज और द रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो रोटेला पंडुंगा और रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना है आपको, तमिलनाडु में होता है पोंगल, पोंगल फेस्टिवल, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पूछे गए हैं तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ओके, ठीक है डियर एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग periods were a number of sculptures of Brahmanical deities such as Kartikeya, Vishnu and Kubera carved? तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर जैसे ब्राह्मणवादी नेताओं की कई मूर्तियां उकेरी थी? तो ये बात कर रहा है भाई कुषाण पीरियड की, तो कनिष्क के टाइम की बात है ये, कनिष्का जो रूलर था, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी का, उनके टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो था ये देखिए तीनों से रिलेटेड था, इसमें तीनों से रिलेटेड स्कल्पचर्स मिले हैं, हिंदुइज्म से, बुद्धिज़्म से और जैनिज़्म से, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कनिष्का के टाइम में ही जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कि है कुंडल वन में जम्मू कश्मीर में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साका हीरा भी इन्होंने स्टार्ट किए थे 72 AD में, ठीक है भाई। साकाज पर विजय पाने के बाद, साकाज को इसने हरा दिया था, तब इसने इस साका हीरा की स्थापना करी थी, साका हीरा, ठीक है। और ये देखिए साकाज, पार्थियंस और कुशानाज ये फॉरेन डायनेस्टीज़ हैं तीनों, साकाज, पार्थियंस और कुशानाज। बाकी ये सतवानाज इंडिजीनियस हैं, तो मैं बता देता हूँ, देखो सूंगा, कानवा, ठीक है, और एक सतवाहाना। तो ये भाई इंडिजिनस डायनेस्टीज़ हैं। पोस्ट मौर्यन जो पीरियड है, पोस्ट मौर्यन पीरियड, ये 200 BC से लेके और 200 CE तक चलेगा। तो इसमें इंडिजिनस डायनेस्टी वो आई थी सूंगा, कानवा और सतवाहाना, और यहीं पे फॉरेन डायनेस्टी आई थी। तो फॉरेन डायनेस्टी कौन कौन सी थी? तो फॉरेन डायनेस्टी थी इंडो ग्रीक्स,
साकाज, पार्थियंस और कुशानाज। ठीक है, और देखिए ये इस वाले पार्ट में आई थी, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ भाई। ठीक है, ये फ्री हैंड मैप, तो इसको ऐसे आपको, ये मैं बना दिया भाई, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से आई थी फॉरेन डायनेस्टीज, नॉर्थ और नॉर्थ जो है वेस्टर्न रीजन से। तो यहाँ से इंडो ग्रीक्स और साकाज, पार्थियंस, कुशान्स आए थे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थी कौन सा, सतवाहना यहाँ पे थे। ठीक है, और बाकी दो डायनेस्टी और थी, सुंगा और कानवा, वही इस वाले एरिया में थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको डियर लर्नर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। तो इसका जो आंसर है कुशाना। और देखिए इस टाइम पे ना 3 स्कूल डेवलप हुए थे, एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, एक हुआ था गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड मिले हैं स्कल्पचर्स ज़्यादा मोस्टली। ठीक है, और एक था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड मिले हैं जो स्कल्पचर्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 20। मैच द टर्म्स इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में पदों को कॉलम बी में उनके संबंधित गुणों के साथ मिलाइए, तो कॉलम ए में और कॉलम बी में। तो कॉलम ए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बेस्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन इसका जो फर्स्ट का है, फर्स्ट का डी। फर्स्ट का डी किस में है, तो देखिए फर्स्ट का जो है डी है सिर्फ ए के ऑप्शन में, तो वो है आपका ये वाला। बाकी में फर्स्ट का बी है, इसको एलिमिनेट कर देंगे, हमें सिर्फ ए की पता है ग्लूकोज मान लो, तो ग्लूकोज से ही निकल जाएगा, ऑप्शन इतने इजी बनाया है। तो दूसरे वाले का फर्स्ट में है डी, फर्स्ट का डी है, एक में ही है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, फर्स्ट का ए है, इसमें फर्स्ट का बी है। तो देखिए यही हमारा आंसर है, बाकी तीनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट का डी हमें ए की पता है तो। और यीस्ट का है सी, तो यीस्ट का देखिए यूज न्यूट्रिएंट्स फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस, याद रखना है आपको, अकेले सिंगल भी पूछ सकता है आपसे स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन बना के। तो यीस्ट का जो है वो है आपका यूजेज न्यूट्रिएंट फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। और ग्लाइकोलाइसिस थर्ड का देखिए बी। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। और फोर्थ का देखिए, फोर्थ का है पायरुविक एसिड, ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो पायरुविक एसिड इंटरमीडिएट सब्सटेंस है जो ब्रेक डाउन करता है एसिड को, ब्रेक डाउन होता है एसिड में, ग्लूकोज में, सॉरी ग्लूकोज में। तो इंटरमीडिएट सब्सटेंस इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखनी है आपको ये स्टेटमेंट इनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपसे। ठीक है भाई, ग्लूकोज बेस्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। और यीस्ट जो होता है, यीस्ट में देखिए यूज न्यूट्रिएंट्स फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये तो आपको पता ही होगा यीस्ट वाला। और ग्लाइकोलाइसिस में, इसमें देखिए आपका ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड इंटरमीडिएट सब्सटेंस इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस की तरह काम करता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में। ध्यान रखना है आपको डियर एस्पिरेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। एज पर द यूएनडीपी द रैंक ऑफ श्रीलंका इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 इज। तो यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में श्रीलंका का स्थान है। तो श्रीलंका भाई 73rd प्लेस पे था 189 कंट्रीज़ में से 2022 में, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब 2024 में हम इंडिया की बात करें तो 134th प्लेस पे है 193 कंट्रीज़ में से। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, रैंकिंग का मैं लेके आ जाऊँगा लेक्चर, बस अभी थोड़ा टाइम दो भाई मुझे, पहले ये PYQ सीरीज़ कंप्लीट हो सारी। इफ़ अ बार मैग्नेट इज़ हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन विच डायरेक्शन डज इट नॉर्थ पोल पॉइंट्स। तो यदि एक छड़ चुंबक को एक स्ट्रिंग से लटका दिया जाता है तो इसका जो उत्तरी ध्रुव है इस दिशा में इंगित करेगा। तो इसका जो है नॉर्थ पोल है, जो इसका जो मैग्नेट है बार मैग्नेट, तो इसका जो अर्थ का जो है नॉर्थ पोल होगा उसकी तरफ ये इंगित करेगा, तो नॉर्थ की तरफ इंगित करेगा। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट है तो इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
फुगदी डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो फुगदी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको बताना है डियर लर्नर्स। तो ये जुड़ा हुआ है गोवा से। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। केरला में एक डांस होता है जो है क्लासिकल डांस, दो होते हैं। एक होता है कौन सा बताओ आप, कथक, कथक जो कथक कली, कली कथक कली होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में होता है कथक, कथक, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश का कथक है और यहाँ पे केरला में होता है कथकली, और एक होता है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, अट्टम, मोहिनी अट्टम है ये, वाई लगेगा इसके बीच में, ठीक है भाई। दो डांस होते हैं यहाँ पे, क्लासिकल डांस है दोनों, ये 8 क्लासिकल डांस है वैसे टोटल। वैसे अब 9th वाला भी ऐड कर दिया, छऊ डांस, छऊ डांस कल्चरल मिनिस्ट्री ने, ठीक है, जो होता है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। ध्यान रखना है आपको ये चीज़। बाकी 8 क्लासिकल डांस है जिनका स्टेटस देती है संगीत नाटक अकादमी। और ये बनी कब थी, 1953 में। डियर लिसनर्स, लर्नर्स, एस्पिरेंट्स सभी सुने इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ गौर से, ठीक है। केरला कथकली और मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश में कथक, और गोवा का ये है उगादी डांस। मोस्टली यही पूछेगा, उत्तर प्रदेश का पूछ लेता, केरला का उसका ध्यान एग्जामिनर का इसी पे होता है, क्लासिकल डांस पे मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और चोलिया डांस होता है उत्तराखंड में, चोलिया, चोलिया डांस जो है उत्तराखंड का है, ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स पार्टीज वाज स्टार्टेड इन सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह दल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था। तो ये कौन सी पार्टी थी, तो ये थी गदर पार्टी, 1913 में स्टार्ट हुई थी ये, तो सैन फ्रांसिस्को में बनी थी ये पार्टी, गदर पार्टी, ठीक है भाई। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। स्वराज पार्टी 1923 में, खिलाफत कमेटी 1919 में, और हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये बना था 1928 में। इससे पहले देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम था, जो बना था 1924 में। फिर इसके बाद इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था 1928 में, ठीक है डियर लर्नर्स, ध्यान रखना है आपको, इतनी चीज़ें ईयर पूछ लेता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है जब एक निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाने वाले मामले पर विचार किया है। तो ये कौन सी रिट है, तो ये प्रोहिबिशन है, जब जो है जो लोअर कोर्ट होते हैं जो अपने जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर फैसला दे देते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करते हैं प्रोहिबिशन की, उन्हें रोकते हैं, ठीक है। क्यो वारंटो टू व्हाट अथॉरिटी, टू व्हाट अथॉरिटी, इसमें क्या है, तो इसमें देखिए लीगलिटी चेक की जाती है किसी पर्सन की जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये रिट तब जारी की जाती है क्यो वारंटो। हीबियस कॉर्पस, तो हीबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, तो इसमें किसी पर्सन को अगर डिटेन कर लिया है तो उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो ये होता है हीबियस कॉर्पस में। हीबियस कॉर्पस जो रिट है, सेट्योररी टू बी इन्फॉर्म्ड, और ऐसे आ जाएगा टू बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। तो इसमें देखिए रिव्यू कर सकता है जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो उसके जो है रिव्यू कर सकते हैं उसके फैसले को। तो ये पावर्स होती हैं, ये रिट हो सेट्योररी रिट में ये होता है, ठीक है। लोअर कोर्ट के जो फैसले हैं उन्हें रिव्यू कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका जो आंसर है वो है प्रोहिबिशन, रोक लगा देता है। अगर मान लो कोई जजमेंट दे दी, उसके जुरिस्डिक्शन में है नहीं लोअर कोर्ट के में, और उसने कोई जजमेंट दे दी, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है, देखिए आर्टिकल 32 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं
वहाँ पे 32 में रिट इशू करता है, और जो हाई कोर्ट है वो जो है 226 आर्टिकल से रिट इशू करता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो यहाँ पे हमारे देखिए टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्कोर कितना रहा वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए भाई।